सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ ये सब क्या है, ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सोचो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आप लोग सर कितना रो है, एक रो है, दो रो है, तीन रो है, नाम में क्या लगा, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो। मतलब मेरा y का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू क्या है 2 एंड एक वैल्यू क्या है 4। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर प्लेटफॉर्म एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रांशु और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपको बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स पढ़ाऊंगा। तो आज है आपके लेक्चर का पहला दिन जहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिसेस के बारे में। देखो मैं ना आपको एकदम बेसिक से कराऊंगा, मतलब अगर आपका 10 में आप मैट्रिक्स नहीं पढ़े हो, अगर आप 12 में नहीं पढ़े हो तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको एकदम बेस से कराऊंगा और पूरे आपके एग्जाम लेवल तक सारा क्लासेस करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। और ये चैप्टर, इसका वेटेज जो है ना वो आपका 10 से 15 मार्क्स कैरी करता है आपके एग्जाम में। और ये बेहद ही आसान सा चैप्टर है, बेहद ही आसान, मतलब सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई चैप्टर आप बोलोगे ना तो आपका मैट्रिसेस है। बट आपको इस चैप्टर पे एकदम ध्यान रखना होगा और अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आसान से चैप्टर में हम लोग एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पे फुल मार्क्स अचीव कर पाए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिसेस। तो पहले समझ लेते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। क्या बोला है, a rectangular arrangement of numbers in the form of horizontal and vertical lines is called a matrix। यानी कि क्या बोला है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर, जब हम लोग नंबर को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स में रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सिंपल भाषा में जब हम नंबर से कुछ ऐसे लिखे 2 3 4 1 2 1 ऐसे ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। A rectangular arrangement of numbers in the form of horizontal and vertical lines। समझ में आया, horizontal and vertical lines, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। सिंपल। तो बोलो क्या ये मैट्रिक्स है, आप बोलोगे हाँ सर है। क्या ये मैट्रिक्स है, आप बोलोगे हाँ सर है। बस देखना कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे एक ब्रैकेट टाइप का बनाते हैं, एक ब्रैकेट हम लोग ऐसे बना के इसके अंदर नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, और इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। क्लियर, तो समझ में आ गया मैट्रिसेस क्या होता है। अच्छा देखो यहां पे लिखे हैं मैट्रिसेस, यहां पे लिखे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिसेस मैट्रिक्स, ये क्या हो रहा है, तो सिंपल है ना। जब हम लोग ऐसे एक अरेंजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जब एक रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको मैट्रिक्स, जब दो से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। ये मेरा सिंगुलर होता है और ये मेरा प्लूरल होता है। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना। तो मैट्रिक्स बोले मैट्रिसेस एक ही बात है। क्लियर, a rectangular arrangement of numbers in the form of horizontal and vertical line is called a matrix। अब जब मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया तो इसके आगे का पार्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये एक मैट्रिक्स है 2 1 1 0 1 2। ठीक है, और हम लोगों ने क्या बोला, ये जो एलिमेंट्स है 2 1 1 0 1 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एलिमेंट्स। क्लियर, क्लियर, समझ में आया। अब इन एलिमेंट्स के पोजीशंस भी होते हैं, जैसे ये सबसे पहले है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है। तो इस पोजीशंस को कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं AIJ के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैट्रिक्स का पहला यानी कि ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल एंड ये वाला पार्ट वर्टिकल है। क्लियर, अब यहां समझो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो कितना है, 1 2 3। क्लियर, आपको इसको थोड़ा ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कुछ मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है ABCD। क्लियर, चलो अब ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये पहला कॉलम है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, C1। ये सेकंड कॉलम है इसलिए क्या बोलेंगे इसको C2। ये थर्ड कॉलम है इसलिए क्या हो जाएगा, C3। समझ, इसको क्या बोलते हैं कॉलम, जो ऐसे ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं,
कॉलम। और जो ऐसे होता है ना, इसको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। तो ये क्या है बच्चों? ये है रो 1 और ये क्या है बच्चों? इसको बोलेंगे हम लोग रो 2। समझ में आया? एक एक करके एकदम बिगिनिंग से समझ रहे, एकदम बिगिनिंग से। सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है? ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। जैसे ए बी ई, अगर मैं बोलूं रो 1 के में क्या क्या एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर रो 1 का एलिमेंट है ए बी एंड ई। क्या क्या एलिमेंट है? ए बी एंड ई। रो 2 में क्या एलिमेंट है बच्चों? तो आप बोलोगे सर रो 2 में एलिमेंट है सी डी एंड एफ। उसी जगह में बोलूं बच्चों कॉलम 1 में क्या है, तो आप बोलोगे कॉलम 1 तो ये है सर। कॉलम 1 में क्या है? ए है एंड सी है। कॉलम 2 में क्या है बच्चों? तो तुम क्या बोले? कॉलम 2 में क्या है सर? बी है एंड डी है। उसी तरह से कॉलम 3 में क्या है? तो कॉलम 3 में आप बोलोगे सर ई है एंड एफ। क्लियर? समझ में आया? इसको बोलेंगे रोज एंड इसको क्या बोलेंगे? कॉलम्स। क्लियर? अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या सर बार बार इसको काउंट करना पड़ेगा? नहीं, सिंपल। अगर तुमको काउंट बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, क्या होगा? क्या बोलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ कि मैट्रिक्स ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो कैसे फाइंड करोगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सिंपल। इस केस में नंबर ऑफ रोज कितना है? रो 1 रो 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो आप बोलोगे C1 C2 C3, यानी कि 3 है। तो 2 इंटू 3 यानी कि 6, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? रो कितना होता है? इसको बोलेंगे रो 1, इसको बोलेंगे रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने बोलेगा तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे इस केस में हमारा 2 रो था 3 कॉलम था, तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकल जाएंगे? 6। क्लियर हुआ आपको? मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, जहां पे हम लोग नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करके लिखते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट कर सकते हो, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं साइड में। चलो, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। चलो, अब मान लो एक मैट्रिक्स है 2 1 0 1 0 2। क्लियर? एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 1 0 1 0 2। अब अगर कोई तुमसे पूछे बताओ ये 1 का पोजीशन क्या है, चलो इसमें एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे नंबर से जो रिपीट ना हो, 1 2 1 3 4 6 5 ऐसे। अब अगर तुमसे पूछे बताओ 3 का पोजीशन क्या है, मतलब 3 कहां पे है, तो कैसे बता पाओगे 3 कहां पे? इससे हम लोग कैसे देखेंगे? देखो, हम लोग मैट्रिक्स का पोजीशन को ना ए आई जे में लिखते हैं। ठीक है, ए आई जे। ठीक, और यहां पे आता है m इंटू n, जो कि होता है ऑर्डर। तो हम लोग इसके बारे में भी नहीं बात कर रहे हैं, पोजीशंस पे बात करेंगे। हम लोग कैसे लिखते हैं? ए आई जे के फॉर्म में, जहां पे i का मतलब होता है रो एंड j का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, सिंपल। यानी कि अगर मैं इसी चीज को ऐसे बताऊं, ये जो मैट्रिक्स है, देखो जो 2 कहां है? 2 बोलेगा सर ये जो 2 है ना, ये रो 1 एंड कॉलम 1 में है, पहला रो में है एंड पहला कॉलम में। तो इसको लिखिए A11। A11 मतलब A, ये जो एलिमेंट है A, वो कहां पे है? पहला रो का पहला कॉलम। देखो ये 2 कहां पे? रो 1 है ना, और ये क्या है? कॉलम 1।
तो A11 मतलब क्या है, पहला रो का पहला कॉलम। अब देखो 1 कहां पे है, तो आप बोलोगे सर जो 1 है ना वो रो 2 में आता है, बट कॉलम 1 है, यानी कि जो 1 का पोर्शन है वो क्या है, सेकंड रो का पहला कॉलम। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड रो का पहला कॉलम। सबसे पहले आता है रो एंड फिर आता है कॉलम। उसी तरीके से 3 का पोर्शन क्या है, 3 जो है पहला रो का दूसरे कॉलम में आता है, एंड जो 4 है वो क्या है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में आएगा। 6 जो है पहले रो का थर्ड कॉलम का पार्ट है, एंड जो 5 वो क्या है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम का पार्ट है। समझा? यानी कि अगर कोई तुमसे ऐसे पूछे कि बताओ ये मैट्रिक्स में A23 कहां पे है, A23 मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 5। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ A21 यानी कि सेकेंड रो का पहला एलिमेंट में क्या है, कौन सा एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर सेकेंड रो का पहला एलिमेंट में क्या है, मेरा 1 है। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ A11 यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम यानी कि 2। क्लियर? ऐसे हम लोग समझे इसका क्या है, एलिमेंट्स के पोजीशंस कहां पे है, A11, A12, A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। सिंपल। मान लो अगर मैट्रिक्स ऐसा ही हो 2 0 0 2, तो क्या बोलोगे, इसका एलिमेंट क्या है, A11 मेरा क्या होगा, 2, A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम भी 0, एंड A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, 2। ये सब मेरे क्या है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उनके पोजीशंस के बारे में बात कर रहा। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो अगर रो और कॉलम समझ में आ गया तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बहुत आसान है। देखो मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लोग डिनोट करते हैं m इंटू n के फॉर्म में। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। मान लो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके जो ऑर्डर है m इंटू n, यानी कि m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, यहां पे m का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, एंड n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं m इंटू n को कैसे पढ़ेंगे, m बाय n। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मैट्रिक्स कुछ ऐसे गिवन है 3 1 0 2 1 4। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर इस मैट्रिक्स में ना 2 रो है। कितना रो है, 2 रो है। m है ना नंबर ऑफ रोज, एंड कॉलम्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3। सर इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/3। क्या बोलोगे, 2/3। चलो बताओ एक मैट्रिक्स बी है, इसका कुछ एलिमेंट्स ऐसा है 2 1 0 2 3 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सोचो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आप लोग सर कितना रो है, 1 रो है 2 रो है 3 रो है। कितना रो है, 1 रो है 2 रो है 3 रो, यानी कि 3 टुक रो है। और कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 2 कॉलम। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 3/2। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 3/2। मान लो एक मैट्रिक्स सी, इसके एलिमेंट्स है 2 1 0 0 1 2 1 1 3। ठीक है, आप क्या बोलोगे, सर इस मैट्रिक्स में 3 रो है, 1 रो है 2 रो है 3 रो, यानी कि 3 तो रो है। कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि 3 कॉलम है। 3 रो है 3 कॉलम है, 3 रो है 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर होगा 3/3। क्लियर, समझ में आया, 3/3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, हम लोग इसको m इंटू n का बात करते हैं, इसका जिसमें m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और कॉलम का मतलब n का मतलब होता है नंबर ऑफ
कॉलम्स। और ये क्या बताता है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सिंपल। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। सिंपल। इसी का बस उल्टा कैसे पढ़ोगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें यह बताता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। या फिर एक और बता, चलो मान लो एक मैट्रिक्स P है, इसका ऑर्डर है 2 1 0। तो आप क्या बोलोगे, सर इस मैट्रिक्स में एक रो है एंड 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3। क्लियर, समझ में? तो बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या है हमारा, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। देखो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब दो कंडीशन फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन क्या है कि उनका ऑर्डर, उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब जो वो दो मैट्रिक्स, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे बताओ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इक्वल है कि नहीं, तो कैसे प्रूफ करोगे, अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो, और साथ ही साथ उनके एलिमेंट्स एंड देयर पोजीशंस पे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मैट्रिक्स है A, उसका एलिमेंट है 2 1 3 4। एक मैट्रिक्स है B, इसका एलिमेंट है 1 3 2 4। एंड एक मैट्रिक्स है C, उसका भी एलिमेंट है 2 1 3 एंड 4। क्लियर। मान लो ऐसा दिया A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स। अब तुमसे पूछा है कि बताओ इसमें से कौन से मैट्रिक्स सेम है, कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। आप बोलोगे सर ऑर्डर, ये भी 2/2 का ऑर्डर है ना, 2 रो है 2 कॉलम, ये भी 2/2 का ऑर्डर है एंड ये भी 2/2 का ऑर्डर है। मतलब ऑर्डर तो सबका सेम ही है, मगर यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है कि उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो एलिमेंट्स क्या है 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4, एलिमेंट्स भी सेम है, बट कंडीशन क्या है, उनके पोजीशंस, यानी कि इसका A11, देखो इसका A11 क्या है 2, इसका A12 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या है 1, A21 यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है 3 एंड A22 कितना है 4। ये इसके पोजीशंस है। इसका क्या है, तो इसका A11 1 है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मेरा 3 है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मेरा 2 है एंड A22 मेरा 4 है। C में देखो A11 मेरा 2 है, A12 मेरा 1 है, A21 3 होगा एंड A22 4 होगा। तो क्या इन सबके पोजीशन सेम है, एलिमेंट सेम होने के बावजूद भी उनके पोजीशन से देखो, इसका A11 2 है, इसका A11 1 है, यानी कि मैच नहीं कर रहा। इसका A11 2 है, इसका भी A11 2 है, इसका A12 1 है, इसका भी A12 1 है, इसका A21 3 होगा, इसका भी A21 3 होगा, इसका A22 4 होगा, इसका भी A22 4 होगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है A एंड मैट्रिक्स C, इन सब के एलिमेंट्स और इनके पोजीशन और ऑर्डर ये सब क्या है, इक्वल है, सब क्या है, इक्वल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैट्रिक्स P एंड मैट्रिक्स Q ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स P एंड मैट्रिक्स Q इक्वल है, इसका मतलब P एंड Q के ऑर्डर, P एंड Q के एलिमेंट्स एंड P एंड Q के पोजीशंस तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल बता दिया तो मान लो सब इक्वल है, और अगर इक्वल प्रूफ करने बोला तो हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे, चेक करेंगे कि उसके ऑर्डर सेम है कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे कि उसके एलिमेंट्स के पोजीशन सेम है कि नहीं। क्लियर। इक्वल मैट्रिक्स में क्या समझ में आया कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर, एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के पोजीशन क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम लोग, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप कैसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हम लोग कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो गिवन है कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी से इक्वल है, ये क्या है, गिवन है। क्वेश्चन में ये बता दिया है कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी से इक्वल है, और ए मैट्रिक्स जो है उसका एलिमेंट है ए 2 3 बी, ठीक है। जो मैट्रिक्स बी है इसका जो एलिमेंट है वो है 2 2 3 3, ठीक है। अब अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल है तो यहां में बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर ए और बी इक्वल है तो यानी कि a11 अगर इसमें a है, इसका a1 भी कितना होगा, 2 होगा। कैसे, फिर से बता रहे हैं, इसका a11 क्या है, a, इसका a11 क्या है, 2। मैंने क्या बोला कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी पोजीशन भी सेम होंगे, यानी कि जो a है वो 2 के बराबर होगा। उसी तरीके से इसका a22 क्या है, b, और इसका a22 क्या है, 3, यानी कि जो b का वैल्यू है वो 3 के बराबर होगा। तो देख लो 2 2 3 3 हो जाएगा ना, 2 2 3 3, समझ में आया। कैसे किया हम लोग, ऐसे लिखे a 2 3 b, पहले हम ऐसे देख लेंगे, ये मैट्रिक्स क्या है, इस मैट्रिक्स से इक्वल है 2 2 3 3। यहां से a जो है वो 2 के बराबर होगा एंड b जो है वो 3 के बराबर होगा। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग समझेंगे, ठीक है। आगे क्या था, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो कितने, अब कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये बहुत सिंपल है, कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 1। कॉलम मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा, 1। फॉर एग्जांपल इसका क्या होगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिख सकते हैं, ओनली 1 कॉलम। फॉर एग्जांपल देखो ये 2 1 4, 2 1 4, देखो इसमें रो तो 3 है बट कॉलम कितना है, 1। फॉर एग्जांपल ऐसे 2 1, रो तो 2 है मगर कॉलम कितना है, 1। कॉलम मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जहां पे इसमें क्या समझ में, ओनली 1 रो, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही रो होगा। अगर कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है तो रो मैट्रिक्स में भी सिर्फ एक रो होगा, यानी कि इसका कुछ एलिमेंट्स ऐसा दिखेगा 3 0 2, रो तो एक है, कॉलम भले ही 3 हो। 2 1, रो एक है, कॉलम भले ही 2 हो। 2 1 4 6, रो एक है, कॉलम कितने भी हो, कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रोज मेरे कितने होने चाहिए, 1। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम कितने होने चाहिए, 1, सिंपल। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जब मेरा m और n इक्वल हो, m और n तो अभी जस्ट पढ़े ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इसमें क्या समझ में आया, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आएगा। नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल 2 1 2 1, देखो नंबर ऑफ रोज कितना है, 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2, नंबर ऑफ रोज मेरा 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 1 0 1 2 1 1 1 1, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, तो ये भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि 1 by 1 2 by 2 3 by 3 4 by 4 5 by 5, ये सारे मैट्रिक्स मेरे कौन से मैट्रिक्स होंगे, ये सारे मेरे होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया। जब मेरे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या है, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, बट कंडीशन क्या है कि इसमें डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सब जगह 0 होगा, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0।
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, ये एक क्या होता है, ये एक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो डायगोनल्स को छोड़ के मान लो 2 1 ये सब जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। मान लो कुछ ऐसे दिया है 2 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मतलब डायगोनल्स को छोड़ के, डायगोनल्स को छोड़ के हर जगह क्या होगा, 0। डायगोनल्स को छोड़ के हर जगह क्या होगा, 0। ठीक है, तो बता पहले क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आप बोलोगे सर इसके डायगोनल्स को छोड़ दें तो हर जगह क्या है, 0, यानी कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आया, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल्स कुछ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। क्या होता है इसमें, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे डायगोनल्स को छोड़ के हर जगह क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप बोल सकते हो, एक डायगोनल मैट्रिक्स का भी टाइप बोल सकते हो, क्योंकि ये देखने में स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा दिखेगा, देखने में डायगोनल मैट्रिक्स जैसा दिखेगा, मगर एक चीज है जो इसको अलग बनाता है, वो क्या है, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इससे क्या क्या दिखता है, ये होता तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा भी दिखेगा डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होगा 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 नहीं लेते हैं, इसमें एक टाइप बताएंगे 1 √2 √2 0 0 0 0 0 0। देखो डायगोनल्स छोड़ के हर जगह 0 तो है। देखो अब बोलोगे सर ये m इंटू एन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या पता चल रहा है, ये जो m इंटू एन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें आपको क्या पता चल रहा है, सर इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम मना कहाँ करें, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। फिर आप बोलोगे सर इसके डायगोनल्स छोड़ के सब एलिमेंट 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, तो आप वो भी सही हो। मगर इसमें एक कंडीशन ऐसा लगा दे रहा है जो इन दोनों में नहीं होता, वो क्या है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे सर इसके डायगोनल्स तो इक्वल है, यानी कि ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। समझ में आया। अब देखो इसको मिटा देना, साइड में लिख लेते हैं छोटा सा, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। चलो अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको ना आपके क्वेश्चंस में आई से दिखाया जाएगा। कैसे लिखा रहेगा, ऐसे आई, ठीक है, या फिर ऐसे आई रहेगा, सिर्फ आई, ऐसे आई रहेगा। ठीक है, आई का मतलब क्या होगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। इसमें एक यूनिक फीचर है, वो क्या है कि इसका डायगोनल्स सिर्फ 1 होता है और बाकी सब 0। इसके डायगोनल्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। अगर 1 0 0 1, समझना, डायगोनल्स को छोड़ के सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। क्योंकि मैंने बोला है कि ये भी एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो ना I2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब कैसे लिखोगे, 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है मेरा I3 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर, समझ में आया बच्चों क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट जो है वो है जीरो मैट्रिक्स। नाम में क्या लगेगा, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0।
समझ में आया? जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? समझ में आया? अब पढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो ये हमारा बहुत बेसिक क्लास है, तो मैं आपको बहुत बेस से समझा रहा हूं ताकि अगर आप मैट्रिक्स नहीं भी पढ़े हो तो भी आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोला हमारा? इन अ मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स गिवन है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो बताओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिख रहा है आपको? यहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ रोज कितना है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है बच्चों? 1, 2, 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें? 1, 2, 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 एलिमेंट्स होंगे। समझा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? राइट द एलिमेंट्स A11। तो बताओ एलिमेंट्स क्या बोला है? A13। A13 यानी कि पहला रो का तीसरा कॉलम। पहला रो का तीसरा कॉलम कितना है हमारा? 1। A21 यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम यानी कि 12। A32 यानी कि थर्ड रो का सेकेंड कॉलम यानी कि 9 एंड A23 मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम यानी कि 0। समझ में आया बच्चों क्या किया हम लोगों ने? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम लोग नंबर ऑफ रोज कितना था? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स था 4। तो हमारा आंसर हो गया 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें हम लोग इंटू नहीं करते, लिखते हैं, और इसमें हम लोग इंटू करके एलिमेंट्स बता देते हैं। नंबर 3 में इन सब एलिमेंट्स के पोजीशन का वैल्यू बताना था, तो हम लोगों ने वैल्यू बता दिया। क्लियर? A13, A21, A32 एंड A23। क्लियर? आपको समझ में आ गया? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग साथ ही साथ अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना, नहीं तो कुछ दिन बाद आप सब भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो हमारा मैट्रिक्स क्या गिवन है? मैट्रिक्स हमारा गिवन है x प्लस y 5 प्लस z 2xy इज इक्वल टू 6, 2, 5 एंड 8। सही है क्वेश्चन? x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड, एक्स वाई 6, 2, 5, 8। चलो तो हम लोग कैसे देखेंगे? पोजीशन में क्या बोला था कि इन सबका पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। इन सबका पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। देखो सबसे पहले तो जो इजी है कि 5 प्लस जेड जो होगा वो 5 के बराबर होगा। मतलब पहला केस क्या दिखा हमें कि 5 प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर होगा। तो जो z का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 5 माइनस 5 यानी कि z इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो z का वैल्यू तो मिल गया। सेकेंड चीज में क्या दिख रहा है? x प्लस वाई। x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो होगा 6। x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो होगा 6 एंड x y का जो वैल्यू है वो होगा 8। x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 8। क्लियर? सॉरी x y ना, x इंटू वाई, x इंटू वाई। देखो अब इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चन तरीके से कर सकते हैं। एक तो स्क्वायरिंग आता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे पहला तरीका क्या है? इसका स्क्वायर कर दो। पहला तरीका, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? नहीं देखो फंस जाएंगे ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करते हम लोग, ये काम करते हैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यूज यानी कि यहाँ पे क्या निकलेंगे? x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 6 माइनस वाई। और हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू इसमें डाल देंगे। x की जगह पे क्या लिखेंगे? 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो y² माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
इसको फिर से बताता हूं, आप एक बार समझना अच्छे से मैं क्या किया हूं। देखो क्वेश्चन समझो, सबसे पहले हमें क्या क्या चीज गिवन था, हमें गिवन था कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 6 है एंड एक्स वाई का जो वैल्यू है वो है 8 है। क्लियर, हमने मेथड पढ़ा सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड क्या बताया था हमें कि हम लोग इसमें से x या y किसी का भी एक का वैल्यू लेके दूसरे में डाल देंगे, कोई भी एक वजह से। मैं यहां से इसका वैल्यू निकालता हूं कि अगर x प्लस वाई का वैल्यू 6 है तो x का वैल्यू क्या होगा, y माइनस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये था ना सेकंड वाला, इसको क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x का वैल्यू को इस सेकंड वाले इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहां से x का वैल्यू क्या था मेरा y माइनस 6, तो y माइनस 6 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 8। तो y इंटू वाई क्या होता है, सही लिखे थे हम लोग, x की जगह पे लिख दिया y माइनस, y इंटू वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 8। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन क्या बना मेरा, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, तो मिडल टर्म फैक्टराइजेशन क्या बोलेगा, वाई स्क्वायर, 8 का फैक्टर क्या होता है 4 2 जा, ठीक है, 8 का फैक्टर क्या होता है, देखो 2 से करेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से फैक्टराइज करेंगे 2 एंड 2 से करेंगे 1, तो 2 2 जा 4 एंड माइनस। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, माइनस 4y माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बच्चों, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे y कॉमन ले लो, क्या बचेगा, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, y माइनस 4। अब यहाँ पे बचा y माइनस 2 एंड y माइनस 4, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या दिख रहा है, 2 एंड 4। मतलब मेरा y का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू क्या है 2 एंड एक वैल्यू क्या है 4। क्लियर, अब क्योंकि ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड करेंगे ताकि हम लोग अपना बाकी आंसर फाइंड कर सकें। अब देखो y का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऐसे देखना होगा, when y इज इक्वल टू 2, जब y का वैल्यू 2 होगा तब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बोला था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था ना, इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई का वैल्यू 2 है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4। क्लियर, 2 माइनस 6 4। एंड सेकेंड केस क्या है, when y इज इक्वल टू 4, तब क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। यानी कि x, y एंड z का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 2 4 एंड 0। क्या होगा वैल्यू, 2 4 एंड 0। अगर x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 होगा तो x का वैल्यू 4 एंड z का वैल्यू क्या होगा, 0। क्लियर, समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, हमें वैल्यूज फाइंड करना था और साथ ही में देखो अगर यहाँ पे बेसिक सेटअप कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लगाना पड़ा, लेकिन आप लोग ग्रेजुएट के हो तो इतना तो आप कर सकते हो ना, हल्का सा सोचना पड़ा। क्या सोचे हम लोग, यहाँ से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ नहीं किया, क्या किया, बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 भी क्या, देखो सेम सिमिलर, क्या क्या फाइंड करते हैं। पहला डेटा क्या गिवन है कि a माइनस बी जो है, इसको अलग कलर से करते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलो यहां से पहला क्या दिख रहा है कि a माइनस बी का जो वैल्यू है वो -1 के बराबर होगा, एक चीज। फिर क्या दिख रहा है, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल टू है। देखो अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लीनियर इक्वेशन। क्या लगाएंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना, क्लास 9 10 पढ़े थे, कैसे सॉल्व करते थे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। अब हम लोग क्या क्या करेंगे, साइन सेम था ना तो सब्ट्रैक्ट, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो -2a प्लस a कितना होगा, -a, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा एंड -1 बाई -0 कितना होता है, -1, माइनस माइनस कटा यानी कि a इज इक्वल टू 1। ये सब बेसिक है ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखे थे हम लोग। क्या हुआ, a का वैल्यू कितना निकला, यहां से 1। अब इसी में डाल दो इक्वेशन में,
क्या था मेरा a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a का वैल्यू तो 1 था, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू b एंड द b का वैल्यू कितना निकला 2। यानी कि हम लोग a फाइंड कर लिए, a कितना था मेरा 1 एंड b कितना था मेरा 2। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 2a प्लस सी जो है वो 5 के बराबर होगा और a का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी c इज इक्वल टू 3। तो बच्चा c का वैल्यू कितना निकला 3। एंड लास्ट क्या बोला है 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, c का वैल्यू 3 था, तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 यानी d इज इक्वल टू 4। तो d का वैल्यू कितना निकला बच्चों, यहां से d का वैल्यू निकला 4। क्लियर? कैसे फाइंड किया हम लोग, सिंपल था ना, a माइनस बी का जो है देखो ये वाला इक्वेशन इससे इक्वल होगा, ये वाला इक्वेशन इससे इक्वल होगा, ये वाला इक्वेशन इससे इक्वल होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो a माइनस बी वैल्यू -1 के इक्वल्स टू में होगा, 2a माइनस बी का वैल्यू 0 के इक्वल्स टू में होगा और ऐसे करके हम लोग सॉल्व किया। देखो इसको जिसको ये नहीं समझ में आया उसके पास एक और तरीका था, वो क्या था, वो लोग पहले ये लिख लेता, एक और तरीका था, इसको ऐसे अलग से लिख रहे हैं, इसको ज्यादा नहीं करना है, अलग से लिख रहे हैं। 2a माइनस बी जो है वो 0 के इक्वल्स टू में है। यहां से क्या दिखा, 2a का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, b के बराबर है। 2a का वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर है। इस वाले इक्वेशन में डाल दो। इस वाले इक्वेशन क्या बोलता है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2a, b और 2a इक्वल है ना, 2a इज इक्वल टू -1, a माइनस 2a कितना हो गया -a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 1। अब यहां से a मिल गया, फिर आप b फाइंड कर लो। अगर ये प्रॉब्लम हुआ था तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप जो मेथड आपको आसान लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, ए बी सी एंड ए बी सी फाइंड करना, एक्स वाई जेड लग रहा होगा बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं, एक एक करके समझेंगे, आसान से सॉल्व होगा। देखो सबसे पहला x प्लस 3 मेरा 0 के इक्वल होगा, तो यहां से देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3, साइड में लिखते जाते हैं। हमारा x का वैल्यू कितना निकला, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। फिर इसको ऐसे भी कर लेते हैं, x का वैल्यू मिल गया -3। फिर क्या बोला, z प्लस 4 का जो वैल्यू है वो 6 के बराबर है, z प्लस 4 जो है वो 6 के इक्वल टू में है, तो z का वैल्यू कितना होगा 6 माइनस 4 यानी कि 6 माइनस 4 यानी कि 6 माइनस 4 यानी कि z का वैल्यू कितना निकला 2। क्लियर? यहां से z का वैल्यू कितना निकला बच्चों 2। थर्ड, अब क्या है 2y माइनस 7 जो है वो 3y माइनस 2 के बराबर होगा। 2y माइनस 7 जो है वो किसके इक्वल टू में होगा 3y माइनस 2। तो अब देखो 3y प्लस 2y को यहां भेज दिए -2y, एंड ये था -7 -2 क्या हो जाएगा +2, तो 3y माइनस 2y कितना होगा y, -7 प्लस 2 कितना होता है -5। तो यहां से क्या दिख रहा है, y का वैल्यू कितना है -5। क्लियर? अब क्या दिख रहा है और क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x y z तो मिल गया a b c, तो चलो b फाइंड करते हैं। तो a है मेरा a माइनस 1, तो a माइनस 1 किसके बराबर होगा -3 के बराबर होगा। यहां से a का वैल्यू कितना निकला -1 -3 प्लस 1 यानी कि a इज इक्वल टू -2, तो a का वैल्यू कितना निकला यहां से -2। अब क्या फाइंड करना है c, देखो c 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको यहाँ पे थोड़ा करते हैं छोटा, जगह हटा साइड रखते हैं। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें 2c प्लस 2 किसके इक्वल्स टू है 0, तो 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1, यहाँ से c का वैल्यू कितना निकला -1। b क्या होगा, देखो b -3
वो किसके इक्वल्स टू में है, वो है 2b प्लस 4। यहां से क्या आ रहा है, 2b माइनस बी इज इक्वल टू -3 माइनस 4। 2b माइनस बी कितना होता है, b -3 माइनस 4 कितना होगा, -7। कितना होगा, -7। क्लियर। ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन। हम लोग लगभग 4 क्वेश्चन ही आज प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स। दो मतलब सिंपल मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब सीखेंगे। ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा एंड इक्वल मैट्रिसेस को समझा एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। ठीक है।